हेलो एवरीवन एंड लेट्स बिगिन विद द थर्ड यूनिट ऑफ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से एक एमसीक्यू नहीं अनेक एमसीक्यू आने वाले हैं बेटा, तो ये यूनिट तो हम करके ही जाने वाले हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, ये यूनिट को छोड़ के मत जाना क्योंकि दिस यूनिट कैन गिव यू सो मेनी नंबर्स इन द एग्जामिनेशन, सो मेनी मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, भरोसा नहीं है भाई एक आ जाए या फिर 10 आ जाए, पता नहीं है कि भाई कितने एमसीक्यूज आए एग्जाम में, तो ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो क्या नाम है इसका? डिमांड एंड सप्लाई। सो लेट्स बिगिन विद डिमांड। पहले हम लोग डिमांड कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद में हम लोग सप्लाई पे मूव करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज डिमांड? डिमांड का मीनिंग क्या है? इट्स अ डिजायर, आपकी विश कि आपको कोई चीज चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सैमसंग का फ्लिप 5 फोन चाहिए, सो आई वॉन्ट दिस फोन, आई वॉन्ट दिस फोन, तो दिस इज डिजायर, है ना? दिस इज माई डिजायर। डिजायर इज वॉट? डिजायर इज अ विश। आई वॉन्ट दिस फोन। तो क्या डिमांड डिजायर है? यस। डिमांड में ना 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली तो डिजायर कि मेरी विश है, ठीक है। उसके बाद में क्या मेरे पास में पैसे है, मतलब कैन आई एफोर्ड दिस फोन, मेरे पास में उतने मेरे बैंक में पैसे है क्या कि मैं ये फोन खरीद सकूं। ठीक है, दिस इज माई सेकेंड कंडीशन। एंड व्हाट इज माई थर्ड कंडीशन? अगर मेरे पास में इतने फोन है कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद सकूं, तो क्या मेरी विलिंगनेस है, मेरी इच्छा है कि मैं आपको उतने पैसे दूं? दैट इज माई थर्ड कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई कि भाई मेरी इच्छा मतलब मेरी विश है कि भाई मुझे ये फोन चाहिए। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि क्या मैं एफोर्ड कर सकती हूँ ये फोन, सीरियसली मेरे पास में उतनी परचेसिंग पावर है, क्या मेरी एबिलिटी है कि मैं ये फोन खरीद सकूं, उतने पैसे है मेरे पास। वाओ, मेरा बैंक अकाउंट तो पूरा फुल है बॉस, मैं तो खरीद सकती हूँ। उसके बाद में क्या मेरी इच्छा है कि मैं पैसे दूं? अब मेरी इच्छा नहीं है, मेरी विश है कि मुझे फोन चाहिए और मेरे पास में उतने बैंक में पैसे भी पड़े कि मैं ये फोन खरीद सकूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है बॉस, तो क्या ये डिमांड कहलाएगा? नहीं, दिस इज नॉट डिमांड। डिमांड कंप्राइजेस ऑफ 3 कंडीशंस। डिमांड ये 3 कंडीशंस फुलफिल होने पर ही आप कोई भी चीज के डिमांड बोल सकते हो। क्या है वो 3 कंडीशंस? एक है डिजायर, मतलब आपकी विश, आपकी इच्छा कि आपको कोई चीज खरीदनी है। अब जैसे मुझे ये पेन खरीदना है, दिस इज माई विश, आई वॉन्ट दिस पेन। सेकेंड हो जाती है आपकी परचेसिंग पावर, क्या आपके पास में उतने पैसे हैं, आर यू एबल टू अफोर्ड दिस पेन, आपके पास में ये पेन खरीदने के उतने पैसे हैं। ठीक है, थर्ड हो जाती है योर विलिंगनेस टू पे द प्राइस। अब ये पेन का जितना प्राइस है, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए कि भाई आप वो पैसे देके ये पेन खरीद सको। योर विलिंगनेस, योर रेडीनेस टू परचेज दिस प्रोडक्ट। सो डिमांड इज व्हाट? डिमांड कंप्राइजेस ऑफ दिस 3 थिंग्स। फिर से मेरे साथ में बोलो, इसमें एमसीक्यू आ सकता है। डिमांड इज व्हाट? डिमांड कंप्राइजेस ऑफ दिस 3 थिंग्स। सबसे पहला है डिजायर, डिजायर मतलब विश, आपकी विश होनी चाहिए। सेकंड हो जाएगा आपका परचेसिंग पावर, दैट मींस योर एबिलिटी टू परचेज दैट प्रोडक्ट, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो या फिर नहीं। परचेसिंग पावर का क्या मतलब हो गया है कि आपके पास में उतने पैसे हैं या नहीं, आप रेडी हो या नहीं उतने पैसे इस पे लगाने के लिए। थर्ड इज विलिंगनेस टू पे, आपकी इच्छा भी तो होनी चाहिए पैसे देने की, समझ रहे हो? आपके बैंक में उतने पैसे पड़े हैं लेकिन आपकी इच्छा भी तो होनी चाहिए पैसे देने की, तभी तो डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, सो डिमांड कंप्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स। क्या क्या है मेरे साथ में बोलो फिर से? डिजायर, परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे द प्राइस। जितना भी प्राइस है ये प्रोडक्ट का, मैं रेडी हूं टू पे यू, दैट मीन्स इसका ये प्रोडक्ट का डिमांड है। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं ये प्रोडक्ट खरीदूं, मेरे पास में इतने पैसे हैं कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद सकूं, एंड मैं इसका जो प्राइस है वो आपको उतने पैसे देने के लिए भी रेडी हूं। सो दिस इज माई डिमांड, दिस इज द डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये हो गया डिमांड का मतलब, है कि नहीं? देखिए, देखिए यहां पे क्या है डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिमांड। क्या वांट डिमांड है? वांट इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ डिमांड, लेकिन डिमांड को फुलफिल होने के लिए पूरे के पूरे 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, है कि नहीं? क्या है यहाँ पे? देखो एग्जाम्पल में क्या है, अब ये छोटा सा बेबी है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट एन आइसक्रीम बट आई डोंट हैव मनी। ओप्स, समर चल रहा है, ये बेबी को आइसक्रीम चाहिए लेकिन इसके पास में पैसे ही नहीं है, तो क्या ये डिमांड है? नहीं है।
ये वांट तो है, इसकी विश है कि इसको आइसक्रीम चाहिए, लेकिन इसके पास में पैसे ही नहीं है, तो क्या ये डिमांड है? नहीं है। नेक्स्ट, ये लड़की, ये लड़की क्या बोल रही है? या आई कैन डिमांड एन आइसक्रीम बिकॉज आई हैव अ मनी। ये क्या बोल रही है? आई कैन डिमांड एन आइसक्रीम बिकॉज आई हैव अ मनी। ये बोल रही है कि मेरे पास में पैसे हैं, इसीलिए मैं आइसक्रीम लेने को रेडी हूं। आई हैव मनी एंड आई कैन डिमांड, डिमांड मतलब मेरे पास पैसे हैं और मैं पैसे देने को भी रेडी हूं। मैं आप, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास में 10 रुपए है और मैं आपको 10 रुपए देने को रेडी हूं। इसको क्या बोलते हैं? डिमांड। आई कैन डिमांड एन आइसक्रीम बिकॉज आई हैव मनी, इसके पास में पैसे हैं और ये पैसे देने को रेडी है, सो शी इज डिमांडिंग आइसक्रीम। लेकिन ये छोटा सा बेबी, इसके पास में पैसे ही नहीं है, तो क्या ये डिमांड कर रहा है? ये नहीं कर रहा है, इसकी खाली ख्वाहिश होके रह गई है। इट्स जस्ट अ विश। ठीक है, आई वॉन्ट एन आइसक्रीम बट आई डोंट हैव मनी, विश है, इट्स जस्ट अ डिजायर। या आई कैन डिमांड एन आइसक्रीम बिकॉज आई हैव मनी, इसके पास में पैसा भी है और ये पैसे देने को रेडी भी है, सो दिस इज डिमांड। आया अभी आपको क्लियर हो गया होगा ना द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिमांड? आई होप हो गया होगा अभी तक। ठीक है, देखते हैं अपनी बुक में क्या लिखा है। मैंने ना कुछ नोट्स भी बनाए हैं, सो डेफिनेटली मैं आपको ना टाइम दूंगी ये नोट्स कॉपी डाउन करने के लिए, क्योंकि ये नोट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप ऐसा नहीं चलेगा कि भाई मैम आप हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, ऐसे काम नहीं होने वाला है यहाँ पर। ये आपको लिखना पड़ेगा, मैं स्क्रीन पे फुल स्क्रीन करके रखूंगी। ठीक है, आप वहां से पूरा नोट डाउन करोगे लाइन बाय लाइन, पॉज करने का वीडियो एंड फिर आराम से लिखने का, लेकिन लिखना जरूर। ठीक है, क्योंकि यही नोट्स आपको रिविजन में काम आने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या है? अभी हमने देखा डिमांड इज विश, यस। नेक्स्ट मनी, मनी मतलब परचेसिंग कैपेसिटी, यस, प्लस विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे मतलब रेडीनेस टू बाय, आर यू रियली रेडी टू पे दैट अमाउंट फॉर दैट प्रोडक्ट? यस आई एम, सो दैट इज डिमांड। ठीक है, आपकी डिजायर है, आपकी विश है, आपकी परचेसिंग पावर है, प्लस यू आर रेडी टू बाय, ये तीन कॉम्बिनेशन से डिमांड बनता है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो दैट इज नॉट डिमांड, दैट इज नॉट डिमांड। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ये जो तीन कॉम्बिनेशंस है, ये जो तीन कंडीशंस है, इसको मिलके ही डिमांड बनता है। इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर मिसिंग है देन दैट इज नॉट डिमांड। ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो आप ध्यान रखना। ओके, ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा है। विदाउट मनी एंड विलिंगनेस टू पे डिमांड इज जस्ट अ ड्रीम, है कि नहीं? पैसा भी नहीं है, ठीक है, और विलिंगनेस भी नहीं है, पैसा नहीं है तो पे ही क्या करेगा? सो दैट इज नॉट अ डिमांड, दैट इज जस्ट अ ड्रीम। क्लियर हूं मैं यहां तक? पक्का? चलिए, हमारी बुक में क्या लिखा है हम एक बार वो रीड आउट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड इन सिंपल टर्म मीन्स डिजायर। ओके, डिमांड इज अ मिक्सचर ऑफ दिस थ्री थिंग्स, डिजायर प्लस परचेसिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू पे। ओके, नेक्स्ट, ability और purchasing power is measured usually by the level of income and wealth of the consumer। obvious है, जब मैंने फोन करना सोच लिया, मतलब जब मैंने फोन परचेज करना सोच लिया है, तो डेफिनेटली मेरी इनकम पर ही मैंने थोड़ा ध्यान दिया होगा ना, कि भाई मैं अच्छा कमाती हूँ, इसके लिए मैं ये वाला फोन अफोर्ड कर सकती हूँ, है कि नहीं? अगर अगर कोई इंसान थोड़ा कम कमाएगा तो वो कम क्या बोलते हैं, थोड़ा सस्ता वाला फोन देखेगा, है कि नहीं? सो ऑब्वियस है, द परचेसिंग पावर इज मेजर्ड यूजुअली बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। मेरे पास में पैसा है, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी चीज लेने की सोची है। अब मेरे पास में कम पैसा रहेगा तो डेफिनेटली मैं कोई नॉर्मल वाला फोन यूज करूंगी, मैं ये फ्लिप क्यों यूज करूंगी, है कि नहीं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल वॉन्ट्स एन आईफोन। ओ, राहुल वॉन्ट्स एन आईफोन बट ही डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय। भैया के सपने तो बड़े बड़े हैं, लेकिन पैसा नहीं है। It means he has desire but lack the purchasing power। सही है, उसकी विश है लेकिन purchasing power ही नहीं है। To create demand for a product or service, both desire, the ability to pay are essential। अगर उसे डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट क्रिएट करना है, उसको क्रिएट करना है डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, देन डेफिनेटली क्या क्या चीजें होनी चाहिए? डिजायर, एबिलिटी टू पे, है कि नहीं? डिजायर, एबिलिटी टू पे, एबिलिटी एंड प्लस विलिंगनेस टू पे, वही सेम चीज, ये तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का क्या मतलब हो जाता है कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड या तो फिर इंक्रीज होगा या तो फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ अराउंड हम लोग 7 फैक्टर्स देखने वाले हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, जो डिमांड चेंज करता है कोई भी प्रोडक्ट या फिर कमोडिटी का। ओके, देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है, डिमांड फॉर एनी कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन अ प्रोडक्ट्स डिमांड, इसे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज व्हाट, सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट की खुद की प्राइस डिमांड को चेंज करती है, प्रोडक्ट की खुद की प्राइस डिमांड को चेंज करती है। ठीक है, अब जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन की खुद की प्राइस डिसाइड करेगा कि भाई इसका डिमांड इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। कैसे? अगर ये पेन की प्राइस कम है, कम है, अब ये पेन सिर्फ 2 रुपए में मिलता है, ठीक है, मार्केट में ये पेन सिर्फ 2 रुपीज में मिल रहा है, तो इसकी डिमांड ज्यादा होगी, बहुत लोग खरीदेंगे, है ना। अगर यही सेम पेन अगर 5 रुपए में जा रहा है, मतलब इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो भाई बहुत लोग शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे कोई प्रोडक्ट पे, तो इसकी डिमांड घट जाएगी। अगर ये प्राइस 5 रुपए कर दिया तो आपने, क्या मतलब हो गया? अगर अगर इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ये प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ा तो इसका डिमांड घटेगा, डिमांड कम हो गई, लोग क्यों खरीदेंगे भाई, कितना महंगा हो गया ये, मैं हम लोग नहीं खरीदेंगे, हम कोई और देखेंगे, दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे हम, समझ रहे। दूसरी क्या है, इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, अब यही प्रोडक्ट सस्ता हो गया है तो बहुत लोग खरीदेंगे, है कि नहीं भाई, ये कितने कम में मिल रहा है, ले लो, है कि नहीं। सो दिस इज नेचुरल, मतलब एकदम साफ ऐसे ही होता है हर जगह पे, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, है कि नहीं, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो उसका डिमांड कम होगा। देखो यहां पे ना मैंने आपके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल भी लाया है, रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये शूज है, ठीक है, यहां पे देखो शूज की क्या प्राइस है, $100। शूज, ये जो शूज है, ये शूज की प्राइस $100 है, तो यहाँ पे कितने लोग आके ले रहे हैं, व्हाट इज द डिमांड, इसकी प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, सिर्फ 2 ही लोग परचेज कर रहे हैं, है कि नहीं, तो डिमांड कम है। अगर ये सेम शूज अगर $60 में देगा, सेम शूज का प्राइस अगर कम हो गया, ठीक है, $60 अगर कम हो गया सेम शूज का प्राइस, तो देखो कितने सारे लोग आके ले रहे हैं, डिमांड बढ़ जाएगा। अब ये एक कपल नहीं, ऐसे और 2 कपल्स आके ये सेम शूज को परचेज कर रहे हैं सिर्फ $60 में, सेम बात हो गई है। अगर शू का प्राइस कम है तो, अगर शू का प्राइस ज्यादा है तो इसकी डिमांड कम है, एंड अगर शू का प्राइस कम है तो इसकी डिमांड ज्यादा है। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, और जैसे प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, सो देयर इज एन ऑपोजिट रिलेशनशिप, है कि नहीं, एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है, सो देयर इज एन ऑपोजिट, देयर इज एन नेगेटिव, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ये तीनों नाम आप याद रखने का बेटा, इनवर्स, इनवर्स, ऑपोजिट एंड नेगेटिव, ठीक है, इनवर्स, ऑपोजिट एंड नेगेटिव, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, उल्टा पुल्टा, मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक घट रहा है तो फिर एक बढ़ रहा है, ठीक है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप कहां पर है, कहां पर है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई कौन सा रिलेशनशिप है। अगर इनवर्स, देखो अगर ऑपोजिट, नेगेटिव एंड इनवर्स ये तीनों भी ऑप्शंस में आए तो बेटा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, वरना फिर इनवर्स ही कर आना, दिस इज द करेक्ट टर्म, इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, क्लियर हूं मैं, पक्का, पक्का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, अगर प्रोडक्ट का प्राइस घटा मतलब कम हो गया है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, इसे हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, समझे, इसे हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की खुद की
प्राइस के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट के खुद के प्राइस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इन डेप्थ कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है, फिर उसके एक्सेप्शंस क्या है, सारी की सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक इतना ध्यान रखना कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, और जब प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, है कि नहीं, मतलब अब ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के खुद के प्राइस के बारे में अभी हमने बात करी कि कैसे ये प्रोडक्ट का खुद का प्राइस इन्फ्लुएंस करेगा डिमांड को, है कि नहीं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, मतलब ये प्रोडक्ट से जितने भी रिलेटेड गुड्स है वो कैसे ये प्रोडक्ट के डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा या फिर इसके प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा। लेट्स सी, अब जब भी हम रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे ना बेटा, यहाँ पे दो गुड्स आपको याद आ जाने चाहिए, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, दैट इज एन ऑल्टरनेटिव, मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सके, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सके, मतलब तू नहीं तो तेरे जैसी ही कोई और, समझे, तू नहीं तो तेरे जैसी ही कोई और, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसे गुड्स जो टुगेदर यूज होते हैं, ऐसे तरह के गुड्स है जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इन्हें साथ में ही यूज होना पड़ता है, जैसे टॉर्च एंड बैटरी, कार या फिर पेट्रोल, समोसा या फिर आलू, मतलब आलू बिना समोसा तो कुछ है ही नहीं, पेन या फिर इंक, स्लेट एंड चॉक, ऐसे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर आप मतलब एक गुड को आप यूज नहीं कर सकते दूसरे गुड के बिना, वन गुड इज नथिंग विदाउट अदर, कार इज नथिंग विदाउट पेट्रोल, टॉर्च इज नथिंग विदाउट बैटरी। वही सेम चीज यहाँ पे लिखिए, कंज्यूम्ड अलोन डजंट हैव एनी वैल्यू। आप कार को कैसे कंज्यूम करोगे अलोन, हाउ विल यू यूज कार अगर पेट्रोल ही नहीं है तो, समझे। टॉर्च को कैसे यूज करोगे अगर बैटरी नहीं है तो, समोसा कैसे बनाओगे अगर आलू नहीं है तो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एकदम इजी वाले मैंने एग्जाम्पल लिया है। एंड एक और चीज बेटा, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे ना, यहाँ पर ऑब्वियस है टू गुड्स आर यूज टुगेदर, हम साथ साथ में गुड्स को यूज कर रहे हैं, एक के बिना एक अधूरे है ये गुड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर जॉइंट डिमांड होगा, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जॉइंट डिमांड होता है। क्लियर हूं मैं, चलो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, सब्स्टिट्यूट का क्या एग्जाम्पल दिया है, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। अब देखो टी एंड कॉफी का नेचर क्या है, दोनों भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स है, या फिर चलो कोको कोला एंड पेप्सी का एग्जांपल ले लो, दे बोथ आर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, है कि नहीं। अब अगर ऑब्वियस है हम लोग रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड का डिमांड लेना है हमें, मतलब हम यहाँ पे टी का प्राइस ले रहे हैं और कॉफी का डिमांड ले रहे हैं, क्योंकि हम रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। अब जैसे टी की प्राइस है, अगर आपने टी की प्राइस इंक्रीज करी तो ऑब्वियस है कि कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग तो किसी के भी सगे नहीं होते हैं बॉस, लोग तो स्विच करते। तुमने चाय का पैसा बढ़ाया, ठीक है कोई बात नहीं, हम कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, लोग शिफ्ट हो रहे हैं चाय से कॉफी पे, है कि नहीं। सी, अगर चाय का प्राइस बढ़ा देन पीपल आर शिफ्टिंग टू कॉफी, देन कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। सेम चीज अगर चाय का प्राइस घटा, चाय की प्राइस कम कर दी, तो कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि कॉफी से लोग चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, सी दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। एंड एक का प्राइस घट रहा है तो फिर दूसरे की डिमांड घट रही है कि नहीं। अब मैकडी का बर्गर ले लो या फिर बर्गर किंग का बर्गर ले लो, मैकडी के बर्गर की अगर प्राइसेस बढ़ गई तो यहां से कस्टमर्स शिफ्ट हो जाएंगे बर्गर किंग के बर्गर पे, है कि नहीं। मैकडी का प्राइस बढ़ा तो बर्गर किंग का डिमांड बढ़ेगा, अगर मैकडी का प्राइस घटा तो बर्गर किंग का डिमांड घटेगा, लोग शिफ्ट हो जाएंगे मैकडी पर, है कि नहीं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने पेन एंड इंक का लिया है, या फिर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, इतने सारे तो मैंने ही बोल दिए थे, ठीक है। अब अगर पेन का प्राइस बढ़ा तो इंक की डिमांड कम होगी,
ऑब्वियस है, हम एक का प्राइस एंड एक की डिमांड की बात कर रहे हैं बिकॉज दीज आर रिलेटेड गुड्स। तो एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड घटेगी। कैसे? अब मैंने पेन का प्राइस बढ़ा दिया, पेन का प्राइस बढ़ा दिया तो इंक की डिमांड घटेगी, क्योंकि पेन ही इतना महंगा है तो इंक क्या काम का। अब कार ही इतनी महंगी है तो पेट्रोल कम हो गई तो पेट्रोल क्या काम का। एक्चुअली तो मेरे को उल्टा बोलना चाहिए क्योंकि पेट्रोल के रेट ज्यादा है, कार तो खैर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। अब स्लेट इतनी महंगी हो गई तो चौक क्या काम की। अब स्लेट का प्राइस आपने बढ़ाया तो फिर चौक का डिमांड घटेगा। चौक लोग क्यों खरीदेंगे? क्योंकि स्लेट ही तो नहीं खरीद रहे बॉस। आपने पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया तो कार क्यों खरीदेंगे? क्योंकि रन करने के लिए पेट्रोल के कॉस्ट इतने ज्यादा महंगे कर दिया आपने। सेम चीज, अगर पेन का प्राइस बढ़ा तो इंक की डिमांड घटेगी, उसका जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट जो साथ में यूज हो रहा है, जो अदर प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड घटेगी। अगर वही सेम चीज अगर आपने पेन की कॉस्ट कम कर दी, 2 रुपए में ही दे रहे हो, तो इंक की डिमांड बढ़ेगी, इंक यूज होगा ना ज्यादा, है कि नहीं। सो देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, यहां पर ऑपोजिट नेगेटिव रिलेशनशिप है। मतलब एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड घट रही है, और एक का प्राइस घट रहा है तो फिर दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। टॉर्च एंड बैटरी का एग्जांपल हमने लिया था। अब टॉर्च के पैसे टॉर्च का प्राइस बढ़ गया है, टॉर्च का प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो बैटरी की डिमांड डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि भाई लोग प्राइस ही नहीं, टॉर्च ही नहीं खरीदेंगे तो फिर बैटरी की डिमांड कहां से बढ़ेगी। लोग क्यों टॉर्च खरीदेंगे, इतना महंगा हो गया है। तो उसके साथ में जो यूज हो रहा है बैटरी, जो कंबाइन यूज हो रहा है, बैटरी की डिमांड भी घटी। सेम चीज, अगर टॉर्च की प्राइस कम है, टॉर्च सिर्फ 100 रुपए में आ रही है, तो फिर बैटरी की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि हर लोग टॉर्च खरीदेंगे। टॉर्च के साथ में कंबाइन गुड क्या है? बैटरी, बैटरी की डिमांड बढ़ी। सिंपल है, समझ गए आप। व्हाट इज सब्सटीट्यूट गुड्स एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जॉइंट डिमांड होता है। ये नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे, बीच बीच में पॉज करते जाना और लिखते जाना। मैं तो मेरा आगे बढ़ रही हूं, ओके। सिंपल सा फंडा है, देखो, अगर आप ज्यादा कमाओगे तो आप ज्यादा उड़ाओगे, आपके पास में ज्यादा पैसे हैं तो आप ज्यादा स्पेंड करोगे। सेम चीज अगर आपके पास में कम पैसे है, योर अर्निंग कैपेसिटी इज लो, आप कम पैसे कमा रहे हो तो आप स्पेंड भी कम करोगे। सिंपल रूल है कि नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इज ऑल अबाउट इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। थर्ड पॉइंट इज ऑल अबाउट इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अगर आप ज्यादा कमाओगे तो आप ज्यादा खर्च करोगे, you will purchase more, you will buy things more, and if you're earning less you spend less। तो यहां पे ना आपको दो तरह के गुड्स याद रखने, जब भी इनकम ऑफ कंज्यूमर आ जाएगा तो आपको दो तरह के गुड्स याद रखने हैं। एक हो जाता है नॉर्मल गुड्स एंड एक हो जाता है इंफीरियर गुड्स। आपका जो पैसा है वो पैसे से आप कौन से गुड्स खरीद रहे हो वो डिमांड इन्फ्लुएंस करता है, अगर आप नॉर्मल गुड्स पे जा रहे हो या फिर आप इंफीरियर गुड्स पे जा रहे हो। ठीक है, नॉर्मल गुड्स का क्या मतलब है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, उसे हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। एंड इंफीरियर गुड्स का क्या मतलब है? चीप क्वालिटी प्रोडक्ट, सस्ता माल, दैट इज इंफीरियर गुड्स। अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, बढ़िया है क्वालिटी में, तगड़ा, दैट इज नॉर्मल गुड्स। चीप क्वालिटी, सस्ता, दैट इज इंफीरियर गुड्स। ठीक है, क्लियर हूं मैं। अब देखो, अब देखो, अब ये भाई साहब है, इनका नाम है राहुल। क्या है इनका नाम? इनका नाम है राहुल। अब राहुल को सैलरी हाइक हुई है, उसकी इनकम इंक्रीज हुई है, उनकी इनकम बढ़ गई है। पहले जब उसकी इनकम कम थी तो भैया राहुल नॉर्मल राइस खाते थे, नॉर्मल राइस खाते थे ना, उनकी इनकम कम थी पहले तो वो नॉर्मल राइस खाते थे, जिसे हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं, नॉर्मल राइस, अनब्रांडेड। अब आपकी इनकम बढ़ी है तो आप ये भी सोचते हो, यू जस्ट शिफ्ट फ्रॉम अनब्रांडेड क्लोथ्स टू ब्रांडेड क्लोथ्स। वैसे ही ये भैया की इनकम बढ़ी है तो ये नॉर्मल राइस से बासमती राइस पे शिफ्ट हो गए। बासमती राइस इज अ
नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड से वो नॉर्मल गुड पे शिफ्ट हो गए, सी शिफ्टिंग, क्योंकि उनके पास में पैसे ज्यादा है, ही इज अर्निंग मोर, सो ही विल स्पेंड मोर, है कि नहीं। ये राहुल भैया की सैलरी हाइक हुई है, सैलरी हाइक होने से पहले वो नॉर्मल राइस खाते थे, ठीक है, मतलब एकदम नॉर्मल राइस, चीप क्वालिटी के राइस खाते थे, लेकिन उनकी जैसे सैलरी बढ़ी तो भैया ने क्या बोला कि अब तो मैं बासमती चावल खाऊंगा बॉस, बासमती चावल, दिस इज नॉर्मल गुड, ठीक है। जैसे उनकी इनकम बढ़ी, अब सुनो, जैसे इनकम बढ़ी, जैसे इनकम बढ़ी, इंफीरियर गुड क्या है यहां पर, नॉर्मल, क्या है यहां पर, नॉर्मल राइस, दिस इज इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज हो गई, क्यों, क्यों कम हो गई, क्योंकि भैया शिफ्ट हो गए बासमती चावल पे, दैट इज नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ गई, है कि नहीं। कोई भी सोचेगा ना, अगर वो ज्यादा कमा रहा है तो वो नॉर्मल जो फ्रूट्स खरीद रहा है वो फ्रूट से भी तो शिफ्ट होगा, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खरीदेगा, वो नॉर्मल कपड़े पहन रहा है, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल मतलब अनब्रांडेड क्लोथ्स खरीद रहा है, तो उससे वो ब्रांडेड क्लोथ्स पे शिफ्ट होगा, है कि नहीं। जैसे इनकम बढ़ी उसका रहन सहन सब बदल गया, जो वो खाते थे अब उनके खान पीन में भी चेंज आ गया है, नॉर्मल पानी नहीं, बिस्लरी वाटर, क्योंकि इनकम बढ़ी है सर की, समझे। राहुल भैया की इनकम बढ़ी तो पहले वो नॉर्मल राइस खाते थे, फिर से बता रही हूं, दैट इज इंफीरियर गुड्स, तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड डिक्रीज हो गया, क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो नॉर्मल गुड्स पे, दैट इज बासमती पे शिफ्ट हो गए, तो बासमती का डिमांड बढ़ गया, लोग शिफ्ट हो रहे हैं इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स पे, क्योंकि उनकी सैलरी हाइक हुई है। अगर वही सेम चीज अगर उल्टी होती, ये भैया की, उल्टी मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट होती, अगर ये भैया की इनकम बढ़ती ही नहीं थी, कम है इनकी इनकम, ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियस है कि भाई वो नॉर्मल राइस ही खाएंगे, बासमती राइस नहीं खाएंगे, तो बासमती राइस का जो डिमांड है वो डिक्रीज रहेगा, एंड इंफीरियर गुड का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेम चीज अगर ऑपोजिट में होती तो ये सारी चीजें भी ऑपोजिट हो जाती, है कि नहीं, सिंपल है, समझा आपको। income of consumer, if consumer is earning more they will spend more, if they are earning less they will spend less, there are two types of goods, normal goods जिसे हम good quality goods कहते हैं, and inferior goods जिसे हम cheap quality of products कहते हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग नॉर्मल गुड्स ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब जैसे कि बस से ट्रैवल करना एंड खुद की कार से ट्रैवल करना, अब बस से ट्रैवल करना इज एन इंफीरियर थिंग, है कि नहीं, और खुद की कार इज ए नॉर्मल गुड, खुद की कार है ना भाई, दैट इज ए नॉर्मल गुड, सो नॉर्मल गुड क्या हो गया यहाँ पे, कार, तो कार की डिमांड बढ़ी, एंड इंफीरियर गुड क्या हो गया, बस, तो यहाँ पे बस की डिमांड कम हो गई, बिकॉज पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम इंफीरियर गुड्स टू नॉर्मल गुड्स, सिंपल है, पक्का। नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्विचेस फ्रॉम इंफीरियर टू नॉर्मल गुड्स, याद रहेगा आपको, अगर नॉर्मल गुड की बात आई तो यहां पर इनकम भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। एंड इंफीरियर गुड्स की बात आई तो यहां पर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप। इन सब पर आपको एमसीक्यू आ सकता है, और एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं आते, घुमा फिरा कर आएंगे, जिसमें नॉर्मल भी डाल देंगे, इंफीरियर भी डाल देंगे, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसके लिए हर एक चीज ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ, मेक योर ओन नोट्स, अपनी खुद की समझ के हिसाब से लिखो, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे लिखना है लिखो, लेकिन समझो चीजों को। यहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है एंड यहां पर नेगेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, देखो अब कोई भी कंज्यूमर की ऑब्वियस है लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो चेंज होगी, अगर कोई कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो उसका डिमांड बढ़ेगा,
वो खरीदेगा। एंड अगर कोई कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा है, इफ ही और शी इज डिसलाइकिंग दैट प्रोडक्ट, देन उसका डिमांड घटेगा। सिंपल सी बात है। अभी वो कौन सी मूवी आई थी, छावा मूवी। अब वो मूवी को इतनी पसंद किया है सब लोगों ने, तो उसकी डिमांड बढ़ी। एंड ऑन दी ऑपोजिट हैंड वो कौन है, वो हीरो अर्जुन कपूर, उसकी भी कोई एक मूवी आई थी ना, क्या नाम है वो मूवी का, मेरी हस्बैंड की बीवी, ऐसे कुछ तो एक मूवी आई है। उसको लोगों ने लाइक नहीं किया, डिसलाइक किया है, तो ऑब्वियसली उसका डिमांड कम हुआ है। डिमांड मतलब जीरो ही है। सिंपल सी बात है। कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होंगे, होंगे कि नहीं। कभी कोई चीज उन्हें अच्छी लगेगी तो वो खरीदेंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी। कोई चीज उन्हें नहीं अच्छी लग रही है तो उसकी डिमांड घटेगी। है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चेंजेस बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, पॉपुलैरिटी, एडवर्टीजमेंट। ऑब्वियस वो ट्रेंड्स मतलब अभी आप लोग ये इंस्टा पे जो बार बार स्क्रॉल करते जाते हो, वहां पे आता है ना ट्रेंडिंग वीडियो डालते हो ना आप लोग, वो कुछ भी एक कोई गाने पे कोई डांस करके ट्रेंड कर रहा है, तो बाकी के लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते, सेम गाना एंड सेम स्टेप्स करते रहेंगे। सो दैट इज ट्रेंड। ट्रेंड फॉलो ही कर रहे हैं ना, डिमांड बढ़ तो रहा है कि नहीं। पॉपुलैरिटी, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो लोग खरीदेंगे। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे तो इन्फ्लुएंस करेगा, बार बार एडवर्टीजमेंट आ रहा है यार, चलो देखते अपन भी यूज करके। तो यहाँ पे ना प्राइस, अगर देखो प्राइस इंक्रीज है दैट इज ओके, अगर प्राइस इंक्रीज भी है तो वो उसका डिमांड बढ़ेगा। अगर कस्टमर को पसंद है तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा। लग्जरी बैग्स का एग्जांपल लिया था, उसका प्राइस ज्यादा है, डिमांड बढ़ेगा, खरीद रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे प्राइस इतना मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है यहाँ पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अगर कंज्यूमर का टेस्ट है, कंज्यूमर को वो चीज खरीदनी है, उसकी वो चीज उससे उसको बहुत ज्यादा प्यार है, तो उसका डिमांड बढ़ेगा, बहुत लोग खरीदेंगे, है कि नहीं। सो दीज आर ट्रेंड्स, पॉपुलैरिटी, एडवर्टीजमेंट, दीज आर जस्ट द वे टू इन्फ्लुएंस डिमांड। नेक्स्ट, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या मतलब है भाई, एक जगह पे कितने लोग हैं, वो भी तो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। अब एक सिटी है, वहां पे ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा डिमांड। इफ देयर इज वन सिटी जो कि ग्रो कर रही है, वहां पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो ज्यादा डिमांड होगा। हाउसिंग का ज्यादा डिमांड होगा, घर की ज्यादा जरूरतें होगी, जोमैटो स्विगी का ज्यादा यूज होगा, होगा कि नहीं। ओला का ज्यादा यूज होगा कि नहीं ट्रैवलिंग के लिए। सो ज्यादा लोग, ज्यादा डिमांड, सिंपल सी बात है। मोर पीपल, मोर डिमांड। अब जैसे पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन ही कम है, लोग रहने वाले ही कम है, तो सारी चीजों की डिमांड कम रहेगी। अब बैंगलोर का एग्जांपल ले लो, वहां पे ज्यादा वो सिटी में ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, तो ये सारी चीजों की डिमांड ज्यादा है। हाउसिंग, रेंट भी वहां पे ज्यादा है। मुंबई का एग्जांपल ले लो, ज्यादा लोग, ज्यादा डिमांड, है कि नहीं। ज्यादा डिमांड ऑन व्हाट बेसिस, हाउसिंग, जोमैटो, स्विगी, ये सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्लाइमेट। वाओ, मेरा फेवरेट। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट का क्या, क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करेगा डिमांड को, मुझे तो समझ ही नहीं आया। नहीं आया है तो अब समझोगे। सर्टेन प्रोडक्ट्स आर इन डिमांड ओनली ड्यूरिंग सर्टेन क्लाइमेट। अब समर चल रहा है, किसका वेट है, मैंगोज का वेट है। अब रेनी सीजन आएगा, किसका वेट है, अम्ब्रेलाज, रेनकोट का वेट है। सो वही तो चीज यहाँ पे बताइए, सर्टेन प्रोडक्ट्स आर इन डिमांड ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक क्लाइमेट। कुछ कुछ क्लाइमेट के बेसिस पे कोई कोई प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा या ज्यादा बढ़ती है और घटती है, क्लाइमेट के बेसिस पे। समर है तो मैंगोज, वाटरमेलन। देखो यहाँ पे सीजनल डिमांड चेंजेस के बारे में बात कर रहा है। समर है तो कूल ड्रिंक्स, ठंडा ठंडा कूल कूल, है कि नहीं। ये ठंडा ठंडा कूल 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 ड्रिंक्स का नहीं था, किसका था ये, डर्मी कूल का था शायद, पाउडर का था शायद। नेक्स्ट, रेनी सीजन, अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स। सिंपल है, ये तो खुद से ही समझ गए होंगे। ठीक है। सो अभी हम एक बार समरी देखते हैं। समरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है वो अभी हम एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं।
सो डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस। ये प्रोडक्ट का खुद के प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट की खुद की प्राइस बढ़ी तो उसका खुद का डिमांड घटेगा, लोग शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे प्राइस पे, दूसरे प्रोडक्ट पे। ठीक है। सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट का क्या मतलब है? चीपर ऑल्टरनेटिव रेड्यूसेस डिमांड, ऑब्वियस, अभी हमने देखा था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या है? अगर एक गुड का प्राइस बढ़ा तो दूसरे गुड का डिमांड घटेगा। कंज्यूमर इनकम, अगर इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा खरीदेगा, एंड इनकम कम है तो वो कम स्पेंड करेगा, डिमांड कम रहेगी। ट्रेंड्स एंड प्रेफरेंसेस, चेंजिंग इन चॉइस इंपैक्ट डिमांड। जो ट्रेंड चल रही है, जो पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स चल रहा है, तो कस्टमर का लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होते जाएगा, वो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और घटेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा लोग है तो ज्यादा डिमांड फॉर अदर थिंग्स, कुछ भी ले लो, कौन सी भी चीजें ले लो, थिएटर्स की बात कर लो, जोमेटो स्विगी फूड्स की बात कर लो, रेंट रहने की बात कर लो, हाउसिंग की बात कर लो। क्लाइमेट, सीजनल डिमांड होते हैं, समर आते ही मैंगोज याद आ जाने चाहिए, रेनी सीजन आते ही अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स, विंटर आते ही जैकेट्स, वो सब चीजों की याद आ जानी चाहिए, है कि नहीं? अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? हमने जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे तो सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की खुद की प्राइस, इसे हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। इसे हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल होगा? कब एप्लीकेबल होगा? जब बाकी के जो फैक्टर्स है, ये जो सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट, ये सारी चीजों को अगर आप कांस्टेंट रखोगे, मतलब नो चेंजेस, बाय कीपिंग ऑल ऑफ द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के प्राइस एंड डिमांड को बताता है। It shows only inverse relationship between price of a product. प्राइस की खुद की, प्रोडक्ट की खुद की प्राइस के बारे में ही बताता है। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। बाय कीपिंग ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स कांस्टेंट, सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट, ये सारी की सारी चीजों को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसी प्रोडक्ट की प्राइस को कंसिडर कर रहे हो, तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। क्लियर हूं मैं? पक्का? देखिए, डिमांड का क्या मतलब है? इफ यू वांट समथिंग इन जनरल, अपन ने देखा था डिमांड का क्या मतलब है, तीन चीजें, क्या बोलते हैं, तीन कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। एक तो आपकी विश है, आपकी डिजायर है, प्लस आपकी परचेसिंग कैपेसिटी, योर एबिलिटी टू पे, हाउ मच यू आर एबल टू एफोर्ड, एंड योर विलिंगनेस टू पे, आपकी रेडीनेस भी होनी चाहिए पैसे देने के लिए। ठीक है, सो दैट इज डिमांड। It shows the price and quantity demanded. Is demand and quantity demanded same? No. Demand and quantity demanded is not same. Demand क्या है? In general आपको चाहिए। अब मैं कोई स्टेशनरी गई, अब मुझे ये पेन चाहिए था, तो मैंने उनको पूछा कितने का पेन है, उन्होंने बोला 2 रुपए का, मैंने 2 रुपए दी और मैंने पेन ले लिया। दिस इज इन जनरल, डिमांड इज इन जनरल। ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स पीपल विल बाय एट अ सर्टन टाइम। ये पेन को कितने लोग 2 रुपए में खरीदेंगे इन अ सर्टन टाइम, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू परचेज दिस पेन, क्योंकि इसका प्राइस है 2 रुपए एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट के खुद की प्राइस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड घटेगी, और अगर उसका प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। बाय कीपिंग ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट, बाकी के सारे जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स देखे थे, सिर्फ फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को छोड़ के बाकी के सारे डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट है। other things being equal, मतलब other factors other than price of a commodity remains constant, तभी law of demand applicable है। ठीक है, क्लियर हूं मैं? देखो, मैं जितना जैसे पढ़ा रही हूं आप बस वैसे वैसे पढ़ते जाओ। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रही हूं दैट इज मोर देन इनफ। ओके, नेक्स्ट। अब ये डिमांड फंक्शन फॉर्मूला क्या है? ठीक है, सो इसका क्या मतलब हो जाता है कि भाई हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्रेस, आप डिमांड को कैसे दिखाने वाले हो, कैसे लिखने वाले हो। इसका क्या मतलब हो जाता है? दिस विल शो अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर वन कमोडिटी विथ अदर
वेरियस डिटर्मिनेंट्स, जो भी अभी हमने देखे थे ना, उसके साथ में डिमांड का क्या रिलेशनशिप है। हमने क्या क्या देखा था, सब्सटीट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, ये सारी चीजों को और डिमांड का ये दोनों का क्या रिलेशनशिप है, ये हम ये फॉर्मूला के थ्रू बताएंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस डिमांड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। देखो यहाँ पे dx क्या बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट x। यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट x लिया है, ठीक है, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड dx बताता है। देन व्हाट इज f, f शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो बताएगा। मतलब डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट जिसे हम पी एक्स कहेंगे, नेक्स्ट प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट जिसे हम पी एस कहेंगे, नेक्स्ट प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसे हम पी सी कहेंगे, नेक्स्ट इनकम ऑफ अ कंज्यूमर जिसे हम वाई कहेंगे, नेक्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर जिसे हम टी कहेंगे, एंड देयर इज ई ऑल्सो जिसे हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, वो आपके इसमें दिया नहीं है लेकिन मैंने फॉर्मूला में इंक्लूड कर दिया है। क्लियर हूं मैं यहां तक, बस ये फॉर्मूला आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए अब ये डिमांड स्केड्यूल क्या है। ठीक है, स्केड्यूल का क्या मतलब हो जाता है, दैट इज टेबल। स्केड्यूल का क्या मतलब है, आप टेबल बना रहे हो। तो डिमांड स्केड्यूल का क्या मतलब हो गया कि भाई जब भी आप डिमांड को, मतलब कोई भी कमोडिटी को टेबल के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे या फिर स्केड्यूल के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड स्केड्यूल। मतलब आप कोई भी कमोडिटी की प्राइस एंड उसकी डिमांड को आप टेबल के फॉर्म में बना रहे हो, दैट इज डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है वो हम टेबल के थ्रू बना रहे हैं, इसे हम डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने दो कॉलम लिए हैं, एक कॉलम में मैंने प्राइस ऑफ कमोडिटी लगाया है एंड एक कॉलम में मैंने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लगा है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ पर हम एक्स कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को हम कैसे लिख रहे हैं, पी एक्स। ओके, एंड यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स कमोडिटी इज क्यू एक्स। ठीक है, प्राइस को हम कैसे लिख रहे हैं, पी एक्स, क्वांटिटी को हम कैसे लिख रहे हैं, क्यू एक्स। एक्स का क्या मतलब है, एक्स इज अ प्रोडक्ट, कोई भी एक्स प्रोडक्ट है। आप ये मैथ्स करते हुए आ रहे हो तो आपको पता है कि भाई एक्स हम क्यों यूज करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है तो उसे हम अभी एज अ एक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस बताएंगे एक में और एक में हम कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है वो बताएंगे। ठीक है, सो दीज आर द टू कॉलम्स, इसे हम टेबल कहेंगे, दिस इज अ स्केड्यूल। ठीक है, अब देखो जब प्राइस 1 रुपए था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 5 रुपए। मतलब जब आप 1 रुपए में पेन दे रहे थे तो ऐसे 5 पेन की रिक्वायरमेंट थी, क्वांटिटी डिमांडेड थी। जैसे ही आपने प्राइस बढ़ाया 2 रुपए करा, आपने प्राइस बढ़ाया 2 रुपए करा, तो 4 क्वांटिटी डिमांड हो गई है इसकी, मतलब 4 ही पेन मार्केट में बिक रहे हैं। समझ रहे, जैसे आपने प्राइस बढ़ाया इसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। अब और आपने बढ़ाया प्राइस 3 रुपए कर दिया, तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, ओनली 3 इन द मार्केट, ओनली 3। आपने प्राइस और बढ़ाई, आपने 4 रुपए कर दिया, ये एक पेन की प्राइस आपने 4 रुपीज करी है, देन हाउ मच इज द क्वांटिटी डिमांडेड, ओनली 2। मतलब दो ही पेन ये बिकने के लिए रेडी है मार्केट में, 2 ही पेन ये बिक रहे हैं। नेक्स्ट आपने फर्दर आपने और प्राइस बढ़ा दी, 5 रुपए में आप पेन बेच रहे हो, तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, ओनली 1, मतलब एक ही पेन आपका बिक रहा है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे आपने प्राइस बढ़ाया वैसे वैसे आपकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती गई, जैसे जैसे तो डिमांड है वो डिक्रीज होते गया। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, है कि नहीं। जैसे जैसे आपने प्राइस बढ़ाया, आपकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है दैट इज डिक्रीजिंग, दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। अगर सेम चीज आप प्राइस घटाते तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती थी। सो यहां पर हम इनवर्स रिलेशनशिप बता रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं,
यहां पर हम इनवर्स रिलेशनशिप बता रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस 1 रुपी से 5 रुपीज होते गया, जब 1 रुपी में 5 क्वांटिटी बिक रही थी, वही सेम चीज की प्राइस आपने 5 रुपए कर दी तो सिर्फ एक क्वांटिटी बिक रही है। जैसे जैसे आपने प्राइस बढ़ाया वैसे वैसे आपका डिमांड घटते गया वो प्रोडक्ट का, है कि नहीं। अब ये जो स्केड्यूल है, ये स्केड्यूल को ना हमने दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिमांड स्केड्यूल इन टू एस्पेक्ट्स। एक हो जाता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, ओके, एंड एक हो जाता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल मतलब ऑब्वियस है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहां पर हम सिर्फ सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन कंज्यूमर, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन कंज्यूमर। तो यहां पर हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बनाएंगे, ठीक है। डिमांड बाय सिंगल कंज्यूमर एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एंड मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द मार्केट। पूरे मार्केट के सारे कंज्यूमर्स की हम जब बात करेंगे देन हम बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल की। जब हम सिर्फ एक ही कंज्यूमर की इन द मार्केट बात करेंगे तब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की। वी आर टॉकिंग अबाउट मी, then that is individual demand schedule. We are talking about all the consumers in the market. मैं, तुम, आस पड़ोस, ऊपर नीचे वाले लोग, हर एक लोग के बारे में बात कर रहे हैं। Then we are talking about market demand schedule, ठीक है। देखो यहां पर भी ना हमने टेबल बनाया है, मैंने एवरीथिंग मतलब आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू, मैंने सारी की सारी चीजें रेडी करके रखी है, आप बस खाली आपका थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर यूज करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। दो कॉलम हमने बनाए हैं सेम प्राइस, एक कॉलम में हम प्राइस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक कॉलम में हम क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल लिया है, 1 रुपी प्राइस था तो 4 लोग खरीद रहे, तो 4 प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। 2 रुपए प्राइस था तो 3 प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। 3 रुपए प्राइस था तो 2 प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। 4 रुपए प्राइस था तो 1 प्रोडक्ट बिक रहा है। सेम चीज, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड घट रही है। ये सिर्फ मैं इंडिविजुअल कस्टमर की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक ही कस्टमर की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक कस्टमर है जिसका नाम है राहुल, ठीक है। राहुल को चाहिए पेन, अब पेन का प्राइस 1 था तो राहुल ने 4 पेन खरीदे। अब पेन का प्राइस जैसे ही 2 बढ़ाया तो राहुल ने 3 पेन खरीदे। मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, एक ही कंज्यूमर की। अब जैसे पेन का प्राइस 3 था तो राहुल ने 2 ही पेन खरीदे, भाई बहुत महंगा हो गया है। अब जैसे पेन का प्राइस 4 कर दिया तो राहुल ने एक ही पेन खरीदा, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है। जब आप इंडिविजुअल कंज्यूमर का टेबल बना रहे हैं जहां पर हम प्राइस एंड क्वांटिटी बता रहे हैं एक कमोडिटी की, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। अब जब हम मार्केट में पूरे के पूरे कंज्यूमर को ले रहे हैं, अब मैंने यहां पर राहुल को लिया है एंड अंजलि को लिया है, ये 2 कंज्यूमर है मार्केट में, ठीक है। अब हम इनका पूरा टोटल निकालेंगे तो हम बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल की, ठीक है। अब एक कॉलम में मैंने प्राइस लगाया है, दूसरे कॉलम में मैंने क्वांटिटी डिमांडेड बाय राहुल है, नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड बाय अंजलि है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, एंड जो लास्ट कॉलम है दैट इज टोटल, दैट इज टोटल। अब प्राइस 1 रुपए था, प्राइस 1 रुपी था ये पेन का, तो राहुल ने 5 पेन खरीदे ऐसे, और अंजलि ने 4 पेन खरीदे इन द मार्केट। ये 2 ही कंज्यूमर है मार्केट में, ठीक है। ऐसे ही आप n नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ले सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ ये 2 कंज्यूमर लिया है, पूरे मार्केट में सिर्फ ये 2 ही लोग खरीदने वाले हैं। 1 रुपए का प्राइस था तो राहुल ने 5 पेन खरीदे, पेन का ही मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, ओके। ठीक है, 1 रुपी प्राइस था तो राहुल ने 5 पेन खरीदे और अंजलि ने ऐसे 4 पेन खरीदे 1 रुपए जब प्राइस था। जैसे ही प्राइस बढ़ा 2 रुपए तो राहुल ने 4 पेन खरीदे ऐसे, एंड अंजलि ने 3 पेन खरीदे। जैसे ही प्राइस और बढ़ा 3 रुपए कर दिया ये पेन का, तो राहुल ने 3 पेन्स खरीदे और अंजलि ने 2। एंड जैसे ही इसका प्राइस और बढ़ा 4 रुपए हो गए तो राहुल ने 2 पेन्स खरीदे ऐसे, एंड अंजलि ने 1 पेन खरीदा। एंड जैसे ही इसका प्राइस 5 रुपए हो गए, बाप रे 5 रुपए का ये पेन,
तो राहुल ने सिर्फ एक पेन खरीदा एंड अंजलि ने एक भी पेन नहीं खरीदा। वो बोल रहा है बहुत ही, अंजलि बोल रही है बहुत ही महंगा है, तो उसने एक भी पेन नहीं खरीदा। अब यहाँ पे टोटल निकालते हैं। टोटल मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बाय राहुल एंड अंजलि कैसे करोगे? बाय समिंग अप। आप उसको ऐड करने वाले हो, टोटल निकालने वाले हो। अब 1 रुपए में राहुल ने 5 खरीदा प्लस अंजलि ने 4 खरीदा, तो 5 + 4 = 9। सो 1 रुपए में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी इन द मार्केट? 9 टोटल। ठीक है। अब जब 2 रुपए प्राइस थे तो राहुल ने 4 खरीदा, अंजलि ने 3 खरीदा, तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। 2 रुपए प्राइस में, 2 रुपए का जब ये पेन बिक रहा था, 2 रुपए जब ये पेन के प्राइस थी, तब 7 पेन्स ऐसे बिके हैं। व्हाट वाज द क्वांटिटी डिमांडेड? 7। सेम पेन का अगर जब 3 रुपए प्राइस था तो मार्केट में 5 ऐसे पेन्स बिके हैं। सेम पेन का प्राइस आपने 4 रुपए करे हैं तो मार्केट में 3 पेन ऐसे बिके हैं। मार्केट में 3 पेन मतलब अलग अलग लोगों ने, राहुल ने और अंजलि ने पेन्स खरीदे, कितने? 3 बिके हैं। मार्केट की बात कर रही हूं मैं। अब जब ये पेन का प्राइस 5 रुपए था तो मार्केट में सिर्फ एक ही पेन बिका है। ठीक है। सो दिस इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल, जहां पर आप बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड कर रहे हो, देख रहे हो। सेम कमोडिटी है, जैसे आपने प्राइस बढ़ाया वैसे वैसे देखो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होते गई। सेम चीज है। इंडिविजुअल में खाली बस इंडिविजुअल और मार्केट में इतना फर्क है कि यहां पर हम सिर्फ एक ही इंडिविजुअल, एक ही सिंगल कंज्यूमर का प्रोडक्ट और डिमांड देख रहे हैं। यहां पर हम पूरे के पूरे कंज्यूमर के, इन द मार्केट जितने भी कंज्यूमर है, 10, 20, 100, 200, 1 लाख, 1 करोड़ जितने भी कंज्यूमर्स है, वो सबका हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड देख रहे हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। और यही अभी देखो, अभी तो हमने टेबल बना लिया है। जब हमारे पास में टेबल हो गया है तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। सेम चीज को हमें बस खाली ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है। देखो ये इंडिविजुअल का है, यहाँ पे इसका क्या टेबल बता रहा है? 1 रुपी। देखो एक्स एक्सिस कभी भी क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस में हम प्राइस को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। ठीक है। प्राइस जब 1 रुपी था तो क्वांटिटी क्या थी? क्वांटिटी थी 4 रुपीज, तो यहाँ पर सॉरी 4 पीसेस, तो यहाँ पर 1 रुपी में 4 आपके पीसेस बिक रहे हैं, मतलब पेन का ही एग्जांपल ले रहे हैं अपन, तो 1 रुपी में 4 पेन्स बिक रहे हैं। राइट। यहाँ पर वैसे ही जैसे आपने प्राइस बढ़ाया, 2 रुपए करी तो 3 पेन बिक रहे हैं। राइट। अब जैसे आपने प्राइस यहाँ पे 3 करी तो 2 पेन बिक रहे हैं, तो समवेयर हियर। एंड जैसे ही आपने प्राइस 4 रुपए करी तो वहां 1 पेन बिक रहा है समवेयर हियर। तो इसका जो लाइन आ रहा है, व्हेन यू जॉइंट ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? डाउनवर्ड स्लोप दिख रहा है। कौन सा स्लोप दिख रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पर आपको डाउनवर्ड स्लोप दिख रहा है। राइट। यहाँ पर आपको स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, है ना? नीचे डिमांड कर्व का स्लोप यहाँ पे डाउनवर्ड है। लेफ्ट टू राइट देख रहे हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे, लेफ्ट टू राइट आप देखोगे, सो दिस इज डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है। सेम चीज यहां पर अगर आप मार्केट का देखोगे, अब पेन सेम यहाँ पर एक्स एक्सिस क्वांटिटी बता रहा है और वाई एक्सिस यहाँ पे प्राइस बता रहा है। दिस इज ओरिजिन, यहाँ पर हमने नंबरिंग कर दी है पूरी। ठीक है। अब जब प्राइस 1 रुपए था, जब 1 रुपी वॉज द प्राइस, व्हाट वाज द क्वांटिटी डिमांडेड? 9। यहाँ पे देखो टोटल में 9, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट यहाँ पे समवेयर हियर। ओके। सेम चीज जब 2 रुपए था तो 7 वॉज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहाँ पे वैसे ही आप करते जाओगे तो 5 रुपीज पे कितना था? ओनली 1, तो यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे ही आपने ये सारे डॉट्स को ज्वाइन करा है तो क्या आ जा रहा है? लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे, इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज डाउनवर्ड स्लोप। सेम चीज है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें याद रखना, कभी भी इट हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे प्राइस बढ़ा कि डिमांड घटा, और जैसे प्राइस घटा कि डिमांड बढ़ा।
एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, आपके पास में ना डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं आने वाला है, आपको वहां पे ग्राफ टेबल वेबल कुछ नहीं बनाने वाला है, तो आपको सिर्फ सारे सब कुछ आपको दिमाग में करके वहां पे करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो इसके लिए ना आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि भाई अगर मुझे आ गया कि भाई स्केड्यूल और ग्राफ एक बार बनाना पड़ा मुझे क्वेश्चन में, तो आपको आना चाहिए कि आप ये दोनों चीजें बना के आप बता सको व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मतलब हमें पता है डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट अगर हम देखेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ऐसे कौन से रीजंस है डिमांड कर्व क्यों स्लोप डाउनवर्ड करता है? क्योंकि प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होता है, एंड प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो फिर डिमांड इंक्रीज होता है। इसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। देन व्हाट आर द अदर रीजंस? सबसे पहला आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब है? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है? दैट इज एन एडिशनल यूटिलिटी। आप कोई भी प्रोडक्ट को जब आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना एक्स्ट्रा आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, वो एडिशनल यूनिट से जितनी आपको सेटिस्फैक्शन या फिर आपको हैप्पीनेस मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी, है कि नहीं? एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करके आपको जितनी खुशी मिल रही है एडिशनल यूनिट से, दैट इज नथिंग बट दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है? डिमिनिश होती जा रही है। डिमिनिश का क्या मतलब है? डिक्रीज होती जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है? डिमिनिश होती जा रही है, मतलब डिक्रीज होती जा रही है। एग्जाम्पल लो, यू आर सुपर हंग्री, मतलब बहुत भूख लगी आपको, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, आपने फर्स्ट स्लाइस पिज्जा की खाई तो आपके मुंह से निकला वाह टेस्टी अमेजिंग आई एम लविंग इट। फिर आपने सेकंड स्लाइस खाई, फिर आप बोल रहे हो डिलीशियस, बट इतनी आपको एक्साइटमेंट नहीं हो रही है जितनी आपको फर्स्ट स्लाइस में थी। फिर आपने थर्ड स्लाइस खाई, आप बोल रहे हो इट्स गुड बिकॉज यू स्टार्टेड फीलिंग फुल, आपका स्टमक भरते जा रहा है तो आप बोल रहे हो इट्स गुड। फोर्थ स्लाइस आपने देखा, आपने बोला भाई आई एम नॉट एंजॉइंग इट, मेरा पेट पूरा फुल हो गया है, बस अब मेरे पेट में जगह ही नहीं है, माई स्टमक इज फुल, आई एम नॉट एंजॉइंग इट, इसको जिसको खाना है खाओ या फेंको, है कि नहीं? तो इससे क्या हो गया? फर्स्ट स्लाइस, जब आपने फर्स्ट स्लाइस खाई उसकी हैप्पीनेस, आपने बाकी स्लाइस जब खाई, एडिशनल यूनिट जब आपने कंज्यूम किया, बाकी स्लाइस जब खाई, उसकी हैप्पीनेस डिक्रीज होते गई। फर्स्ट स्लाइस जितनी हैप्पीनेस आपकी लास्ट स्लाइस में थी क्या? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? डिमिनिश, डिक्रीज होती गई। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट आता है? सी, When you buy more of something you enjoy less, जब आप कोई चीज ज्यादा खरीदते हो वो आप कम एंजॉय करने लगते हो ओवर द टाइम। आप बहुत थर्स्टी हो, आपको बहुत पानी की प्यास लगी है, आपने एक सिप पिया, दो सिप पिया, यू आर जस्ट एंजॉइंग। जैसे आप फुल होते गए, आपका पेट जैसे फुल होते गया, लास्ट की जो सिप्स है ना, आपको लगता बस अब नहीं मेरे को पीना। अब जैसे समर है, आपने कोल्ड ड्रिंक का फर्स्ट सिप पिया ऑन अ वेरी हॉट डे, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, आपको मजा ही आ गया। जैसे आपने सेकेंड सिप पिया, आपको लगा कि भाई इट्स गुड। जैसे आपने थर्ड सिप पिया, आपने बोला इट्स नॉट रिफ्रेशिंग। जैसे आपने फोर्थ सिप पीने की चांस आई तो आपको याद आ गया कि भाई इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, आई एम ऑन डाइट, फेंक दो इसको, हटा दो। तो क्या हो गया? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती गई, डिक्रीज होती गई, है कि नहीं? इसी की वजह से ना कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर इज नॉट रेडी टू पे मोर। उसको पता है कि ओवर द टाइम यूटिलिटी हैप्पीनेस क्या है? डिक्रीज होगी। तो इसके लिए कंज्यूमर सोचता कि भाई साहब ये सस्ते में आ रहा है, इसका प्राइस कम है तो ले लो, ठीक है। देखो, व्हेन यू बाय मोर ऑफ समथिंग यू एंजॉय लेस ओवर द टाइम। रीजन क्या है? यू बाय एक्स्ट्रा यूनिट इफ द प्राइस इज लेस। प्राइस सस्ता है तो आप ज्यादा खरीद लेते हो, क्योंकि यार सेटिस्फैक्शन डिक्रीजेस, यू डोंट वांट टू पे फॉर द यू डोंट वांट टू पे द सेम प्राइस फॉर मोर, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई ओवर द टाइम आपका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होने वाला है। तो वो डिक्रीज सेटिस्फैक्शन में आपको क्यों ज्यादा देना है? इसके लिए जब भी प्राइस कम हो रहा है आप ले रहे हो कमोडिटी। जैसे ही प्राइस कम हो रहा है आप कमोडिटी ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आप यूज करोगे कमोडिटी को, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होते जाएगा। तो डिक्रीजिंग सेटिस्फैक्शन के लिए क्यों आपको ज्यादा पैसे देने हैं?
तो यहां पे क्या आ गया कॉन्सेप्ट, व्हेन प्राइस इज मोर डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस इज लेस डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल सा है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पर आपको पता है कि एडिशनल यूटिलिटी की हैप्पीनेस, एडिशनल यूटिलिटी आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देती है जितना आपको स्टैंडर्ड, जितना आपको फर्स्ट सिप या फिर आपको फर्स्ट स्लाइस ने, पिज्जा में पिज्जा के एग्जांपल लूं तो जितनी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस आपको फर्स्ट स्लाइस दी है, तो आपके दिमाग में आती है कि भाई आपको मालूम है यूटिलिटी इसकी डिक्रीज होने वाली है, मार्जिनल यूटिलिटी इसकी डिमिनिश होने ही वाली है, तो मैं क्यों इसका ज्यादा पैसा भरूं बाद में, इससे अच्छा है कम रेट में आ रहा है ले लो, कम रेट का पिज्जा है ले लो, बाद में वेस्ट गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कम रेट का कोल्ड ड्रिंक है ले लो, बाद में फेंका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल है, आ गया कॉन्सेप्ट ध्यान में, बढ़िया। जब भी कोई प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है तो ऑब्वियस है कि भाई लोग स्विच करेंगे ना, जो प्रोडक्ट चीपर है वहां पर स्विच हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि लोग किसी के सगे नहीं है, जो सस्ता वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। सेम सब्सटीट्यूट इफेक्ट, व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम एक्सपेंसिव पीपल शिफ्ट टू चीपर ऑल्टरनेटिव। अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लोग लोग शिफ्ट करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक इतने सारे एग्जांपल्स लिए ही थे ना, जैसे हमने टी कॉफी का एग्जांपल लिया था, टी का प्राइस बढ़ा तो फिर लोग शिफ्ट हो गए कॉफी पे, है कि नहीं, वही सेम चीज। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है, अच्छा यहां पर भी क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहा है तो फिर डिमांड बढ़ रहा है, इसकी वजह से डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है, अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस योर परचेसिंग पावर। ऑब्वियस है, अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो आप ज्यादा खरीदोगे ना, आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपकी आपकी इनकम उतनी ही है जितनी आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी आप डिस्काउंट्स ऑफर्स का वेट करते हो या नहीं करते हो। जैसे न्यू ईयर में ऑफर्स लगते हैं मिंत्रा विंत्रा पे, तो आपको लगता है बस मैं ही भगवान हूं, मेरे पास में बहुत पैसा है, पैसा आपके पास में उतनी है, क्या हो जाती है, प्राइस प्रोडक्ट की डिक्रीज होती है तो आपकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जहां पर आप एक शूज खरीद रहे थे वहां पर उतने ही प्राइस में आप उतनी ही इनकम में आप और 2 पेयर्स ऑफ शूज खरीद सक रहे हो। ठीक है, सो जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हुआ आपकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। यहां पर भी सेम है, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, एंड प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, है कि नहीं। मैंने मिंत्रा का डिस्काउंट का एग्जांपल लिया था, सच्ची में बहुत लोग वेट करते हैं कि भाई बस, अब वो फ्लिपकार्ट पे वो लगता है ना कुछ मेगा ऑफर जहां पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर करते हैं, तो वेट करते हैं, आपकी इनकम तो उतनी है, बस आपको लगता है कि भाई जैसे प्राइसेस कम हुए आप बस, आप भगवान ही समझते मेरे पास में बहुत पैसा है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि मेरे पास में पैसा उतना ही है, बस इसके प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है, इसके लिए मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। मैं जहां पर एक प्रोडक्ट खरीद सक रही थी वहां पर ही डिस्काउंट की वजह से मैं 2 प्रोडक्ट्स खरीद सक रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू बायर्स। न्यू बायर्स ऑब्वियस है, न्यू बायर्स को अट्रैक्ट करेगा, अगर प्राइस कम है कोई भी कमोडिटी की तो और बायर्स खरीदेंगे, न्यू बायर्स आ जाएंगे मार्केट में, है कि नहीं। लोअर प्राइसेस अट्रैक्ट न्यू बायर्स, प्राइस जैसे डिक्रीज हुआ डिमांड वैसे इंक्रीज हुआ, कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लो, है कि नहीं। अब आपने लैपटॉप लिया है, ठीक है, अब ये लैपटॉप की सेल लगी है, ठीक है, अब ये लैपटॉप का प्राइस कम है, ओके तो और जो न्यू है जो अभी 10th, अभी जो बच्चों की 10th हुई है अभी वो कॉलेज में गए हैं, ठीक है, तो वो न्यू बायर्स आ जाएंगे कि भाई लैपटॉप कम में मिल रहा है, वैसे ही हम उनको लैपटॉप लगने वाला है कॉलेज में तो वो लैपटॉप खरीदेंगे। सो देयर आर न्यू बायर्स हु आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, ठीक है, क्योंकि प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ रहा है। अगेन ऑपोजिट रिलेशनशिप, इसके लिए डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, जहां पर भी इनवर्स रिलेशनशिप आएगा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, वहां पर उनका डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड करेगा ही करेगा, एंड दीज आर द रीजंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ओल्ड बायर। ओल्ड बायर का क्या है, प्राइस डिक्रीजेस ओल्ड बायर में बाय मोर। भाई प्राइस डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक अपना जो पुराना बायर है जहां पर वो एक ही प्रोडक्ट परचेज कर रहा था वहां पर वो 10 प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो उसकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो ओल्ड बायर का क्या है, जैसे प्राइस डिक्रीज हुआ ओल्ड बायर में बाय मोर, तो जैसे प्राइस यहां पे डिक्रीज हुई है वहां पर ही उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 5 रीजंस व्हाई
डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व कब स्लोप डाउनवर्ड करता है? अगर हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे ऐसे स्लोप डाउनवर्ड करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है कि नहीं? जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, जैसे प्राइस घटा डिमांड बढ़ा, तो ये सारी चीजें हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में अभी हमने देखा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, सेम कॉन्सेप्ट, इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट में सेम कॉन्सेप्ट, इनवर्स रिलेशनशिप। इनकम इफेक्ट में सेम कॉन्सेप्ट। न्यू बायर्स, प्राइस कम है तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे नए नए मार्केट में। ओल्ड बायर्स, प्राइस कम है तो जो ओल्ड बायर्स है जो ऑलरेडी खरीदते वो और ज्यादा चीजें खरीदेंगे, है कि नहीं? सो ये हो गया सारा रीजन वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि भाई जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगी, एंड जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ डिमांड इंक्रीज होगी। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड बाय कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कौन से फैक्टर्स? सब्स्टिट्यूट, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर क्या कहते हैं टेस्ट प्रेफरेंसेस, इनकम, क्लाइमेट, पॉपुलेशन वगैरह वगैरह, ये सारे फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रख रहे हो एंड सिर्फ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ले रहे हो। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, राइट? देन व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब भी ऑपोजिट टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था? प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में क्या हो जाएगा? भाई ऐसे रीजंस भी है जहां पर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आपका डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। वाओ, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब मैं ये चीज की बात करूं, डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस इंक्रीजिंग, डिमांड डिक्रीजिंग, प्राइस डिक्रीजिंग, डिमांड इंक्रीजिंग। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। और ऐसा है एक्चुअली, हम अभी देखने वाले क्या क्या रीजंस है। एंड प्राइस डिक्रीज हुआ तो उसमें डिमांड भी डिक्रीज होगी। और इसका स्लोप कैसे होगा? लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप क्या था? दैट वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन अब ये उल्टा है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है, तो इसका स्लोप कैसे हो जाएगा? अब ये है ग्राफ, इसका स्लोप अपवर्ड रहेगा, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड स्लोपिंग। उप्स, इसका स्लोप कैसे रहेगा? इसका स्लोप रहेगा अपवर्ड। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप रहेगा अपवर्ड। ठीक है, अब रीजंस देखते हैं। सबसे पहला आ गया गिफिन्स पैराडॉक्स गुड्स। इसका क्या मतलब है कि भाई ये ऐसे गुड्स है जहां पर इनकी प्राइस बढ़ी तो इनका डिमांड बढ़ेगा। दीज आर द नेसेसरी गुड्स। एग्जाम्पल, ठीक है, आप और हम कैसे, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, तो ऑब्वियस है वीट, हमें आटा, चावल, दूध, ये सारी चीजें तो हमें लगेंगी। दीज आर द नेसेसरी थिंग्स। ठीक है, तो ये नेसेसरी थिंग्स की अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगा। आप शिफ्ट नहीं होगे, क्योंकि शिफ्ट कहां पर होगे? बिकॉज यू कैन नॉट एफर्ड महंगे महंगे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, आप वो एफर्ड नहीं कर सक रहे हो, तो आप शिफ्ट कैसे होगे? आप रोज जाके रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते हो, आपके पास में उतनी इनकम नहीं है। सो ये क्या बताता है कि भाई जो बेसिक नेसेसरी चीजों पे जिंदा है, डेली के जो भी गुड्स और है, अगर उसमें उनकी इनकम, उसमें उनके प्राइसेस बढ़े, चाहे वो वीट हो जाओ, आटा हो जाओ, राइस हो जाओ या फिर दूध हो जाओ, उनके प्राइसेस बढ़े तो भी लोग खरीदेंगे। बल्कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है? गिफिन्स गुड्स ये बोल रहा है कि अगर प्राइस बढ़ी तो भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग कुछ और एफर्ड ही नहीं कर सकते। लग्जरी थिंग्स कैसे एफर्ड करेंगे? उनकी इनकम उतनी नहीं है। दे आर मिडिल क्लास लोग। यार फिर गरीब लोग का एग्जाम्पल ले लो, जो एकदम नॉर्मल गुड्स, जो ब्रेड व्रेड खा के जो जिंदा रहते हैं, ठीक है, ब्रेड व्रेड खा के जो अपना घर वर चल रहा है, वो उनका खाने का सब चल रहा है, तो वो लोग अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ी तो भी वो लोग ब्रेड ही खरीदेंगे। समझ रहे? वो रेस्टोरेंट में थोड़ी जाके खा सकते। तो इसका मतलब वही है। क्या लिखा है यहाँ पे? पीपल बाय मोर ऑफ अ बेसिक नेसेसिटी इवन व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। पीपल बाय मोर इवन व्हेन प्राइस इज मोर, है कि नहीं? यहां पर ना मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, रुको, आपको ना और थोड़ा अच्छे से
ध्यान आ जाना चाहिए, जैसे कि आटा, राइस, मिल्क, ब्रेड। ठीक है, मैं ये सारी चीजों के बारे में बात करूं, अगर इनकी प्राइस बढ़ी तो भी लोग खरीदेंगे। डेली के गुड्स से भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सुपीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं। अब ये वेबलिन गुड्स में क्या होता है, लोगों को इरेशनल जजमेंट करना है। यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि भाई जितनी प्रोडक्ट की ज्यादा प्राइस उतनी बेटर क्वालिटी, एंड जितनी लो प्राइस उतनी घटिया क्वालिटी। समझ रहे? कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब उसकी क्वालिटी बेस्ट है, ऐसा लोग बोलते हैं, लोग जज करते हैं। कोई प्रोडक्ट की प्राइस घट रही है तो मतलब उसकी क्वालिटी घट रही है, ऐसे लोग बताते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लग्जरी ब्रांड्स का ही लूंगी मैं। अब जैसे रोलेक्स की वॉच का एग्जांपल ले लो, अगर रोलेक्स की वॉच का दाम कम हो गया, प्राइस ड्रॉप हो गया, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, कम लोग खरीदेंगे। उनको लगेगा कि भाई इसकी क्वालिटी पूर होती जा रही है, मतलब क्वालिटी ड्रॉप होती जा रही है। ठीक है, वही एग्जांपल अगर आईफोन का ले लो। ठीक है, अब आईफोन का प्राइस ड्रॉप हो गया तो लोग दूसरे फोन पे स्विच हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट इग्नोरिंग आईफोन, वो आईफोन खरीदना छोड़ देंगे, वो लोग दूसरा फोन खरीदेंगे। उनको क्या लगेगा कि आईफोन में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, क्वालिटी इसकी ड्रॉप होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वेबलिन गुड्स मतलब पीपल बिलीव हायर क्वालिटी हायर प्राइस। जैसे प्राइस बढ़ा कि डिमांड बढ़ी, अगेंस्ट टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन गुड्स। यहाँ पे स्पेक्यूलेट करते हैं लोग, लोगों को लगता कि भाई आज इसका इतना दाम है, फ्यूचर में और ज्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा। जैसे गोल्ड का एग्जांपल ले लो, लोगों को लगता कि गोल्ड अभी इतना एक्सपेंसिव है तो फ्यूचर में और ज्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा, तो लोग खरीदते हैं। मतलब प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। रियल स्टेट का एग्जांपल ले लो, जैसे ये महंगे महंगे सिटीज है, मुंबई ले लो, बैंगलोर ले लो, वहां पे रियल स्टेट का कितना ज्यादा प्राइस है अभी, तो लोग वहां पे खरीदना स्टार्ट कर देंगे। उनको लगता है कि भाई घर खरीदने के आप अभी इतने ज्यादा प्राइसेस है तो आगे और ज्यादा प्राइस हो जाएंगे, तो इसीलिए अभी ज्यादा प्राइस में भी वो खरीदते हैं। ठीक है, बैंड वेगन इफेक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, यहाँ पे मैंने लिखा देखो, सोशल इन्फ्लुएंस। मतलब पीपल बाय अ प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज अदर्स आर बाइंग। लोग खरीद रहे हैं इसके लिए मैं खरीद रही हूं। अब लोग गटर में जाके खुदेंगे, मैं भी खुदूंगी, सेम चीज। अब देखो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रहा है कि नहीं? अब वो ये आजकल ये थोड़ा बहुत चल रहा है ना, ये क्या इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वगैरह आ रहे हैं ना आजकल। अब वो कोई कोई प्रोडक्ट का मस्त प्रमोशन करते हैं, मस्त इन्फ्लुएंस कर देते लोगों को कि भाई ये मेरी फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, इसने ये प्रोडक्ट के बारे में बताया है, तो भाई लोग जाके क्या खरीदने लग जाएंगे। सो दिस इज ऑल सोशल इन्फ्लुएंस का ही नतीजा है। मतलब लोग खरीद रहे, उसके चक्कर में आप भी जाके खरीद रहे हो। आप भूल जाते कि भाई लोग गटर में कूद रहे हैं या किधर कूद रहे हैं, लोगों के पीछे पीछे भाग रहे हो आप। ठीक है, तो इसमें डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्पिशियस गुड्स, दिखावे की दुनिया। क्या है ये दिखावे की दुनिया? आप सिर्फ आपका स्टेटस, प्रेस्टीज बताने के लिए आप गुड्स खरीद रहे हो। ठीक है, अब जैसे लग्जरी गुड्स आर नॉट प्रैक्टिकली यूज बट टू शो ऑफ और डिस्प्ले योर स्टेटस, खाली आपको शो ऑफ करना है, महंगे महंगे चीजों का शो ऑफ। ठीक है, सो दैट इज कॉन्स्पिशियस गुड्स। लोग करते हैं ऐसे, मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है, सिर्फ शो ऑफ करेंगे बस, वो महंगे महंगे, दिखावे की दुनिया, याद रखना। ठीक है, दैट इज कॉन्स्पिशियस गुड्स। स्पेक्युलेटिव मार्केट का क्या है? फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल ले लो, बिटकॉइंस। बिटकॉइन का जैसे ही प्राइस बढ़ा कि लोग बहुत सारा पैसा डाल देंगे बिटकॉइन में, है ना, और जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस घटा कि लोगों को डर लगेगा भाई ये और घटेगा, तो इससे इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। समझे? सेम, प्राइस बढ़ा कि डिमांड बढ़ी, प्राइस घटा कि डिमांड घटी, सेम चीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि ऑपोजिट लॉ ऑफ डिमांड काम करती है। ठीक है, तो बेटा अब ये सारी चीजें अपनी बुक में दिया गया है, मैं चाहती हूं कि ना ये आप लोग खुद से एक बार पढ़ लो। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कोर्स में मिल जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हमने कवर कर ली है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड था। जस्ट 1 मिनट। जैसे कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड हमने देखा है, डिमांड के फंक्शंस भी हमने कवर करे हैं। ठीक है, डिमांड स्केड्यूल क्या है हमने देखा, इंडिविजुअल डिमांड हमने देखा,
एंड नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड हमने देख लिया है विद ग्राफ, हमने देखा है मार्केट डिमांड कर्व, हमने देखा है विद ग्राफ। कॉजेस ऑफ डाउनवर्ड स्लोप अभी हमने फिनिश करा है ये सारे चीजें, ठीक है। एंड एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको खाली ओरली बता दिया कि ये ऑपोजिट टू लॉ ऑफ डिमांड है। इस यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट रहेगा कर्व का, ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऑब्वियस है क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रहा है, और प्राइस घट रही है तो डिमांड घट रहा है। ये सारी चीजों को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ऑब्वियस है आपको ये अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या है यहाँ पर हमने सारी चीजें देखी, गिफन, पैराडॉक्स, स्पेकुलेशन, कॉन्स्पिशियस, स्पेकुलेटिव मार्केट जिसे हम शेयर्स मार्केट भी कहते हैं, बैंडवेगन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट देखा है हमने, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप एक बार बुक से भी आप एक बार पढ़ लो। ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको पॉज कर करके लिखने हैं हर जगह पे, ये नोट्स आपको मिलेंगे नहीं, ओके। जब जब मैंने सीख बढ़ाया है वहां पर आप पॉज करो और फिर आप लिखते जाओ, ठीक है। चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, कल के लेक्चर में मिलते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज यही लेक्चर से आने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।